Very good evening. Good evening, Apurva. The first one who joined. Suyash. Give me a second. Yes. Good evening, Chaitanya, Vaishnavi, Apurva. I'm good, beta. Dipti, Mithilesh, Raj, Tarannum, Sania, Maheen, Anshika. Very good evening. Very good evening. Rimjim, Hafsa, Aditi. Very good evening, beta. Everyone. Very good evening to all of you. Anshika, I'm good, beta. Priya, good evening, beta. Swayam, good evening. Ahi, good evening, beta. Hanshika, Komal, Riya, Aryan, Sakshi, Ahi, I'm good बेटे. दीक्षा, I'm good. आप लोग बताइए कैसे रहे हॉलीडेज आपके? अभी जो वेकेशन बीच में आया, लीव आया. पाखी, गुड इवनिंग. धनवी, गुड इवनिंग. ग्रेट. अच्छा, बहुत बढ़िया. बहुत दिनों से टाइम नहीं मिला था ना आप लोगों को. क्या हुआ रिया? अभी ठीक हो रिया? पढ़ ही रहे थे एक वीरा. हाँ, पढ़ना तो. फीवर हुआ मतलब अभी ठीक लग रहा है? अभी ठीक है? अंशिका, बोरिंग होल डे. अच्छा, यू मेड इंग्लिश प्रोजेक्ट. ओके. अभी ठीक नहीं है बेटा, ध्यान रखिए हेल्थ का. नमस्ते मुदित, मूर्छना, गुड इवनिंग. वैष्णवी, गुड इवनिंग. थोड़ा ठीक है, गुड. हाँ जी, हेल्थ सबसे इम्पोर्टेंट है. अभिनव, गुड इवनिंग बेटा. बैकलॉग क्लियर करने का अच्छा टाइम मिल गया. हाँ, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग it was as usual for me, but no, Akash and school classes were different zone, was a difference only, right? बट ये भी है, थोड़ा सा बैकलॉग वगैरह कम हो गया आप लोगों का. एकता, विशाखा, संस्कृति, हेलो बेटा. मेरा 3 P ब्लॉक्स कैसे याद करूं, सोचते सोचते चला गया. संस्कृति, आई एम गुड बेटे. द पेज वॉज नॉट रिफ्रेशिंग. री एंटर कर लो, री लॉग इन कर लो. गुड इवनिंग सुमन, जसिका. आई एम गुड बेटे. पी ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ना है आज, ठीक है? नाउ इट्स फाइन, दैट्स नाइस. मैम मैं तो कल पूरा दिन घर पर ही नहीं थी. अच्छा अंशिका, तो आप लोगों के यहाँ घूमना शुरू हो चुका है? प्रिया सेड लेट्स स्टार्ट. नहीं, ओके. बिल्कुल नहीं, अभी नहीं होना चाहिए बेटा. स्टे एट होम. प्रेरित, गुड इवनिंग. नमस्ते. चलिए स्टार्ट करें. लेट्स स्टार्ट पी ब्लॉक. सो पी ब्लॉक की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे हम लोग ऑलरेडी, अगर मैं क्लास 11th की बात करूं तो वहां पे आप ग्रुप 13 पढ़ चुके हो एंड ग्रुप 14 पढ़ चुके हो. दिस यू हैव ऑलरेडी स्टार्टेड इन 11th स्टैंडर्ड. ठीक है, ये मैं आप लोगों से पूछ भी लेती हूँ साइमल्टेनियसली. जी बताइए, ये सब पढ़ चुके हैं ना? ग्रुप 13 स्टार्टेड. ओके ओके. ग्रुप 13 एंड ग्रुप 14, ये तो हमारा बोरोन फैमिली था और ये हमारा कार्बन फैमिली. ठीक है, ये दोनों ग्रुप्स में आप लोगों ने जो इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ी थी, आप लोगों को याद है क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट थी? उनको भी साइमल्टेनियसली रिवाइज कर लीजिए. मतलब इट्स नॉट लाइक कि आप सिर्फ पी ब्लॉक पढ़ रहे हैं अभी. अच्छा वैष्णवी, आपने आप सोहम ने बोला नो. नो फॉर चैल्कोजेंस. अच्छा, तो अभी हम निक्टोजन से शुरू करने वाले हैं. निक्टोजन एंड चैल्कोजेंस पढ़ेंगे अभी, बट हम ग्रुप 13 और 14 की बात कर रहे हैं बेटा पहले. आही मैम, इसके साथ 11th का भी पढ़ना है फिर से? आप सेल्फ रिविजन के लिए मैं बोल रही हूँ आपको. ग्रुप 13 आप लोग पढ़ चुके हैं बोरोन फैमिली में. इसमें डाइबोरेन है जैसे इंपॉर्टेंट. मैम आई रिमेम्बर अ लिटिल बिट, आई नीड टू रिवाइज. ओके, इनमें कोई सीरियल वाइज प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होती. इनर्ट पेयर इफेक्ट एंड लॉट ऑफ एक्सेप्शंस. यस, थोड़ा सा याद है 11th का. बोरिक एसिड, इनर्ट पेयर. यस,
डाइबोरेन करेंगे हम लोग। सबसे इंपॉर्टेंट इनर्ट पेयर इफेक्ट है जो अभी भी एप्लीकेबल है, मैं अभी पूछने ही वाली हूं आप लोगों से। इनर्ट पेयर इफेक्ट, दिस इज इंपॉर्टेंट, अभी भी इंपॉर्टेंट ही है वो, ठीक है। गुड इवनिंग वंशिका, हम जस्ट स्टार्ट ही किया अभी हमने, ठीक है। सो डोंट वरी, अभी सिर्फ स्टार्ट किया है। 13 एंड 14 रिवाइज करना है क्या फॉर योर्स, मतलब मैं नहीं बोल रही हूँ आपके स्कूल में नहीं आने वाला है, लेकिन नीट के लिए तो करना है ना, तो साइमल्टेनियसली कर लो तो अच्छा है, क्योंकि इनर्ट पेयर इफेक्ट तो अभी पढ़ोगे ही आप लोग, ठीक है। डाइबोरेन है, बनाना बॉन्डिंग याद है, बनाना बॉन्ड्स किए थे, ठीक है। और क्या किया था बोरोन फैमिली में, और कुछ याद है जी, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, वेरी गुड आही, वेरी गुड आही, ठीक है। तो कुछ कुछ छोटे छोटे चंक्स जो हैं जो इंपॉर्टेंट, जैसे ग्रुप 14 में हम जाएंगे तो कुछ सिलिकॉन्स थे इंपॉर्टेंट वाले पार्ट पे, है ना। यस, इनऑर्गेनिक बेंजीन, ठीक है। बोर्ड्स में इस चैप्टर से कुछ एज सच नहीं रिड्यूस हुआ है, ग्रुप तो वही के वही है। हाँ, कंपाउंड जो थे, जो लर्न करने वाला पार्ट था, उसको रिड्यूस किया है, ठीक है। सो इसको एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेना प्रीवियस वाला पार्ट में, ठीक है। लेट मी जस्ट साइलेंट माय मोबाइल, वेट अ सेकेंड, यस डन। नीट में फुली आएगा बेटा, वेरी ट्रू वेरी ट्रू, तो हम छोड़ नहीं सकते, वी विल स्टडी ऑल दीज इन डिटेल और नॉट। अच्छा एकता, देखिए एकता, बहुत सारे यहाँ पे हमें करना क्या है, पी ब्लॉक में आता क्या है, इंपॉर्टेंट चीज ये आती है। तो पी ब्लॉक में सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि ट्रेंड्स आते हैं, हाउ सम पर्टिकुलर प्रॉपर्टी इंक्रीजेज और डिक्रीजेज इन अ पर्टिकुलर ग्रुप, रिएक्शंस में क्वेश्चंस आते हैं, वो भी होगा। एक्सेप्शंस आते हैं, पी ब्लॉक से सबसे बड़ी चीज है एक्सेप्शंस, क्वेश्चंस बहुत आते हैं एक्सेप्शन से। हेलो अभिलाषा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, ठीक है। तो हम लोग जो पढ़ेंगे अभी अभी जब पी ब्लॉक की भी बात करेंगे तो वहां पे हम एनोमलस प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। इवन देखिए यहाँ पे भी आपको, प्लीज रिपीट, आई गॉट लेट, तनिष्का कोई प्रॉब्लम नहीं, तनिष्का हमने अभी अभी स्टार्ट किया है एंड आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रीवियस ईयर पार्ट जो आप 11th में कर चुके थे। ग्रुप 13 एंड ग्रुप 14 का कुछ कुछ पार्ट था जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो और बहुत इंपॉर्टेंट है ना। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीजें जैसे एनोमलस प्रॉपर्टीज ऑफ बोरोन एंड कार्बन, यहाँ पे कुछ डायमंड एंड ग्रेफाइट की प्रॉपर्टी थी ग्रुप 14 में, है ना। तो इसको एक बार रिवाइज कर लेना जब टाइम मिले तब, अभी की जरूरत नहीं है, कहीं पे भी टाइम मिलता है तो, क्योंकि जब पी ब्लॉक कर ही रहे हो तो साइमल्टेनियसली रिवाइज कर लो। मैं भूल चुका हूं मैम, रिवाइज करना पड़ेगा, सबके साथ होता है, जब हम नहीं पढ़ रहे होते तो भूल जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब भूल सकते हैं। गुड इवनिंग अनन्या, ठीक है। सो लेट मी जस्ट बिगिन विथ टुमारो आई विल श्योरली रिवाइज होल चैप्टर, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए अब स्टार्ट करें, स्टार्ट करते हैं, ग्रुप 15 पे आ जाते हैं हम। यहाँ ग्रुप 15, 16, 17, 18 4 ग्रुप्स हम लोगों को पढ़ने हैं और इसमें सबसे पहले ग्रुप 15 की बात करते हैं। ग्रुप 15 में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं हमारे पास, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ, जिसमें से ये दोनों हमारे नॉन मेटल्स हैं, आप लोगों को पता है ऑलरेडी, बताने की जरूरत नहीं है वैसे तो। आर्सेनिक एंड एंटीमनी मेटलॉइड्स हैं एंड जो बिस्मथ है ये मेटल है, ठीक है। ये हमारे ग्रुप में, नाइट्रोजन गैशियस फॉर्म में रहता है, नेचर में एग्जिस्ट करता है, मैक्सिमम प्रोपोर्शन 78% इन एटमॉस्फेयर, ये आप लोगों को पता होगा। और बाकी के जितने भी हैं, ये फास्फोरस से लेके बिस्मथ तक सारे अर्थ क्रस्ट में कहीं ना कहीं आपको मिल रहे होते हैं इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स, ठीक है। नेचर में अवेलेबल है फॉस्फाइड के फॉर्म में, आर्सेनाइड के फॉर्म में, एंटीमोनाइट के फॉर्म में, बिस्मथ जो है। एसबी इज एंटीमनी, एंटीमनी बेटा, ठीक है। आर्सेनिक एस, तो ये हमारे पास नेचर में अवेलेबल है, इनको हम लोग निक्टोजेंस भी बोलते हैं। निक्टोजेंस भी बोलते हैं। आई हैव अ क्वेश्चन नॉट रिलेटेड टू दीज टॉपिक्स, हाँ बोलो बेटा क्या क्वेश्चन है, पूछ लो, फिर मैं अभी चैट ब्लॉक करूंगी अभी थोड़ी देर के लिए। मैम 8 फरवरी को क्लास क्लोज हो जाएंगी फॉर बोर्ड्स एग्जाम, सो मैम आफ्टर द एग्जाम्पल्स आर कंप्लीटेड क्लासेस अगेन स्टार्ट होंगी क्या? क्लासेस रेगुलर मतलब
रिविजन वगैरह हो सकता है बेटा। नहीं कोई बात नहीं, एग्जाम्स बोल रहे थे आप, एग्जाम्पल लिख दिया आपने। रिविजन के लिए होगा बेटा अभी, फिर उसके बाद टेस्ट सीरीज शुरू हो जाएंगी आपकी, उनके डिस्कशंस होंगे, है ना। नहीं सभी को प्रेरित, एवरी ऑल ऑल दीज आर, आई एम सॉरी मैंने मार्क ऐसे लगाया, ये सभी के सभी निक्टोजेंस है। ये तो मेटेलॉइड वाला, ये मैंने बताया था कहाँ अवेलेबल है, ये सारे के सारे अवेलेबल हैं अर्थ क्रस्ट में। जैसे ये एटमॉस्फेयर में था, ये सारे अर्थ क्रस्ट में अवेलेबल हैं, एंड ऑल ऑफ दीज आर कॉल्ड निक्टोजेंस। गुंजन हम लोग ग्रुप 15 एलिमेंट्स कर रहे हैं पी ब्लॉक में, अभी स्टार्ट ही किया है, बस नीट का रिवाइज होगा 8 फरवरी के बाद। कुछ बोर्ड्स के लिए क्लासेस ऑफ होंगी, उसके बाद में फिर बोर्ड के बाद में रिवीजन टेस्ट सीरीज होंगी ना आपकी नीट के लिए, ठीक है। नीट का टेस्ट सीरीज चलता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अभी इसी के कॉन्टिन्यूएशन में। अब नाउ ग्रुप 15 में एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज क्या है, तो मैंने आपको कुछ तो बता ही दिया प्रॉपर्टी की, जैसे नाइट्रोजन जो है वो गैसियस स्टेट में रहता है, फॉस्फोरस जो है नॉन मेटल तो है लेकिन गैसियस स्टेट में नहीं है, वो सॉलिड फॉर्म में रहता है, आर्सेनिक एंटीमनी मेटलॉइड है, और बिस्मथ जो है वो मेटल है। नाउ क्वेश्चन अराइजेस व्हाट अदर प्रॉपर्टीज आर व्हिच आर एसोसिएटेड हियर। द अदर प्रॉपर्टीज व्हिच आर एसोसिएटेड हियर, फर्स्ट ऑफ ऑल atomic and ionic radii. Yes. Hand raised by Anshika. Anshika, you are saying something. I'm just give me some time. अभी मैं ओपन करती हूँ। जतिन ने भी हैंड रेज किया, चलो पूछ ही लेते हैं क्या बोल रहे हैं आप लोग। यस मैम, आई ऑल्सो डोंट नो मैम, प्रीवियस पेज प्लीज। एक मिनट, ये लीजिए प्रीवियस पेज देख लीजिए, ठीक है। लैगिंग, रिफ्रेश करके देखो अपने साइड से एक बार, देखिए रिफ्रेश करके, अगर आपको समझ आता है, मतलब कुछ इफेक्ट होता है तो। इज दिस फाइन, लेट मी नो। अच्छा निक्टोजन पूछ रहे हो आप, मैं बताती हूँ, रुक जाओ। ऑल दीज एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 15 टुगेदर कॉल्ड निक्टोजन। यस, दिस इज द ग्रुप ऑफ एलिमेंट विच आर कॉल्ड निक्टोजन, सबको बोलते हैं निक्टोजन। निक्टो का मीनिंग वैसे होता है चोकिंग एजेंट, वो सब्सटेंसेस जो चोक करते हैं, हाँ हाँ एग्जैक्टली, चोकिंग करते हैं, जो सफोकेटिंग होते हैं। तो इनके जैसे मैं फॉस्फोरस की बात करती हूँ, फॉस्फोरस का जो हाइड्राइड है, आप लोगों को पता होगा फॉस्फोरस का हाइड्राइड क्या है, फॉस्फीन, पॉइजनस है। फॉस्जीन सुना है, फॉस्जीन सुना है, हाँ PH3, PH3 इज फॉस्फीन। क्या बोल रहे हैं बेटा, नो अच्छा नहीं सुना है। आही सुना है, आही क्या होता है बताइए। ये एक क्या लिखा है अंशिका ने, कर देते हैं जो सब्सटेंस आउटसाइड से आने के लिए मैम। एक्चुअली ये अगर इसको आपने इनहेल किया, इवन अमोनिया के लिए भी बात करो आप, अमोनिया इज ऑल्सो COCl2 होता है फॉस्जीन, कंफ्यूज मत होना, वो इस ग्रुप में नहीं आता, मैंने वैसे ही पूछ लिया था, फॉस्जीन इसमें नहीं आता, COCl2, ठीक है। ब्लॉक द ट्रैक में अदर सब्सटेंसेस आई वांट टू से, अच्छा ठीक है अंडरस्टूड। बाकी मैंने मॉस्कोवियम इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि रिसेंटली डिस्कवर्ड है और उसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज अभी भी अननोन है, ठीक है, इसलिए नहीं लिखा है। ओके चलो, अच्छा एनीवेज, सो जितने भी इनके हाइड्राइड्स हैं जनरली सफोकेटिंग होते हैं, जैसे फॉस्फोरस का फॉस्फीन, फॉस्जीन नहीं फॉस्फीन, फॉस्फीन मैंने ऐसे ही पूछ लिया था। सिमिलरली अगर मैं नाइट्रोजन की बात करती हूँ, अमोनिया। प्रिया आपका क्या क्वेश्चन था बेटा, ईच एलिमेंट इज निक्टोजन और मैम टुगेदर, मैंने आंसर किया प्रिया, मैंने बोला सारे सारे निक्टोजेंस हैं, नाइट्रोजन इज अ निक्टोजन, नाइट्रोजन इज अ निक्टोजन, फॉस्फोरस इज अ निक्टोजन, हम ऐसा बोलेंगे जी, ठीक है। जैसे चाल्कोजन बोलते हैं ग्रुप 16 के एलिमेंट्स को। आगे बढ़ते हैं अभी, यस।
नाउ एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई की बात कर रहे थे हम लोग, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ की। तो नाइट्रोजन से फास्फोरस तक आप ऐसे डाउन द ग्रुप अगर जा रहे हो तो साइज जो है वो इंक्रीज होता है, ठीक है। जनरल ट्रेंड क्या है पीरियोडिक टेबल में, जब आप डाउन द ग्रुप जाओगे तो एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा, लेफ्ट से राइट जाओगे तो एटॉमिक साइज डिक्रीज होगा। बट पी ब्लॉक में कुछ एक्सेप्शन है जो आपने 11th में भी पढ़े होंगे, और मैं अभी दोबारा से वही चीज लेके आ रही हूँ। इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से ऐसा होगा, शील्डिंग की वजह से ऐसा होगा, मुझे ऐसा बोलना चाहिए, इनर्ट पेयर इफेक्ट की नहीं, शील्डिंग इफेक्ट की वजह से होगा। क्या होगा ये देखिए, डाउन द ग्रुप अगर आप जा रहे हो नाइट्रोजन से फास्फोरस तक साइज इंक्रीज होगा, लेकिन अगर मैं आर्सेनिक से और बिस्मथ की बात कर रही हूं, यानी एंटीमनी को बीच में छोड़ दिया मैंने, एंटीमनी एंड बिस्मथ, ऐसे भी इंक्रीज होगा बट नॉट कंसीडरेबली। यानी ये जो इंक्रीज हो रही है ये बहुत इफेक्टिव नहीं हो रही है। क्या रीजन है? जैसे मैंने आपको शील्डिंग बोला, आप लोगों को शील्डिंग इफेक्ट के बारे में कुछ पता है? डू यू ऑल नो अबाउट शील्डिंग इफेक्ट? लेट मी नो। पता है? चलिए ठीक है, चलिए ठीक है। डी ब्लॉक हैज, हमारे पास में एक न्यूक्लियस है और ये शेल्स अवेलेबल है, राइट। इलेक्ट्रॉन्स आर हियर, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, अंदर इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है, इस तरह से शेल्स में डिफरेंट ऑर्बिटल्स में अवेलेबल हो सकते हैं। सो सपोज दिस इज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जो इनर्शियल इलेक्ट्रॉन्स रिपेल आउट वन। जी, होगा ये कि न्यूक्लियर चार्ज जो है वो लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन को भी उतना ही अट्रैक्ट करेगा। इज मैम क्लियरली ऑडिबल टू? अभिलाषा आप रिफ्रेश करो बेटा, रिफ्रेश करो, इफ यू हैव इशू री लॉग इन कर लो। So nucleus has the ability to attract the electrons. Nucleus has the ability to attract the electron present in the valence shell also at the same extent. But होता क्या है कि ये जो in between electrons present हैं different shells में, वो क्या करेंगे? इस न्यूक्लियर चार्ज को पास नहीं होने देंगे। They are causing shielding in between. ठीक है, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन की वजह से, ठीक है, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन की वजह से। फिर तो साइज बड़ा हो जाना चाहिए था, अगर शील्डिंग नहीं हो पा रही है तो, स्क्रीनिंग नहीं हो पा रही है प्रॉपर, तो उस कंडीशन में क्या होना, आई मीन इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन अगर आ रहा है तो उस कंडीशन में तो साइज बड़ा हो जाना चाहिए ना। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि जब हम हायर ऑर्बिटल्स में जाते हैं, जब हम हायर एलिमेंट्स की बात करते हैं, आर्सेनिक की, एंटीमनी की, इवन बिस्मथ की बात करते हैं, तो यहाँ पे जैसे नाइट्रोजन की बात किया जाए तो यहाँ पे देयर इज नो डी ऑर्बिटल अवेलेबल, नो डी इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे डी इलेक्ट्रॉन्स तो है, फास्फोरस के केस में डी है बट नो एफ, नो एफ इलेक्ट्रॉन। अब हम एंटीमनी में आ जाते हैं तो यहाँ पे डी भी शुरू हो जाता है एंड एफ भी शुरू हो जाता है सभी में। ये बात सबको पता है? लेट मी नो, ये बात सबको पता है? यहाँ पे अगर मैं बात करूंगी तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2p में प्रेजेंट होगा, यहाँ वैलेंस शेल कहां प्रेजेंट होगा? 3p में प्रेजेंट होगा, 4p में प्रेजेंट होगा, 5p में और 6p में बिस्मथ में आते आते, ठीक है। तो जब हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो डिफरेंट जो शेल्स हमारी हैं उसमें डी एंड एफ ऑर्बिटल इनकॉर्पोरेट होते चले जाएंगे। पी का बता दीजिए मैम, नॉट गॉट। फास्फोरस का देखिए, हम नाइट्रोजन की बात करते हैं तो नाइट्रोजन में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो कहां जाता है? 2p5, आई मीन 2p, एटॉमिक नंबर 7 है ना, आप लोगों को पता है। सो 1s2 2s2 2p3 होता है, ठीक है, इस तरह से। फास्फोरस की बात करेंगे तो 3p3 होगा इस तरह। व्हाट इज रिटन? दैट नॉट गॉट। मैं ये अच्छा ठीक है, मैं ये बोल रही हूं बेटा कि जब हम बात करेंगे फास्फोरस की तो डी ऑर्बिटल तो होंगे लेकिन एफ ऑर्बिटल्स नहीं होंगे वहां पे, एफ ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भी नहीं होंगे, यानी कि शील्डिंग इज ऑफर्ड बाय एस, पी एंड डी फास्फोरस के केस में। जब हम बात करेंगे आर्सेनिक की तो यहाँ पे शील्डिंग ऑफर की जाएगी एस, पी, डी एंड एफ, सारे ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हैं। एक चीज हमेशा याद रखिए कि जो हमारे एस और पी ऑर्बिटल्स हैं वो मैक्सिमम एक्सटेंट तक शील्डिंग ऑफर करते हैं,
दे आर क्लोजर टू द न्यूक्लियस, वो बहुत ज्यादा एक्सटेंट तक न्यूक्लियस के चार्ज को शील्ड कर पाते हैं। लेकिन डी एंड एफ की अगर आप बात करोगे, डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन्स जितने भी हैं, दे आर ऑफरिंग द पुअर शील्डिंग। यस, राइट सोहम, पुअर शील्डिंग दे आर ऑफरिंग। तो क्या होगा, न्यूक्लियर चार्ज जो है वो एस्केप होके वैलेंस इलेक्ट्रॉन तक चला जाएगा एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस अपनी तरफ पुल करेगा, तो स्लाइट डिक्रीज होगा साइज का इसकी वजह से। लेकिन शेल ज्यादा है तो साइज इंक्रीज हुआ, तो ओवरऑल जो नेट इंक्रीज है वो कंसिडरेबल नहीं होगा, ज्यादा इंक्रीज ऑब्जर्व नहीं हो पाएगा। मैम न्यूक्लियस भी तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पे कम फोर्स लगाता है ड्यू टू डिस्टेंस। देखिए एक चीज सिंपल सी बात है, सपोज कीजिए कि देयर इज अ टीचर इन द क्लासरूम, स्टूडेंट्स आर सिटिंग ऑन डिफरेंट लेवल्स, मतलब फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, सो टीचर वांट्स टू अप्लाई द सेम फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन। वो तो जितना प्रोटॉन है उतना न्यूट्रॉन, उतना इलेक्ट्रॉन है, आपको पता है, ठीक है, तो आइडियली तो सेम होना चाहिए, लेकिन एक तो डिस्टेंस भी बढ़ गया, ऊपर से शील्डिंग भी आ गया, ठीक है। तो अब डिस्टेंस बढ़ने की वजह से क्या होगा, न्यूक्लियस का चार्ज पहले तो वहां जा ही नहीं पा रहा, ऊपर से इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन जो साइज को और बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। बट जैसे ही डी एंड एफ शुरू हो जाते हैं आने इलेक्ट्रॉन्स, वो इलेक्ट्रॉन पुअर शील्डिंग ऑफर करते हैं, तो न्यूक्लियर चार्ज एस्केप होके वैलेंस इलेक्ट्रॉन तक पहुंच जाता है। तो उस कंडीशन में कंसिडरेबल इंक्रीज नहीं होता, जितना बढ़ना चाहिए था उससे थोड़ा कम हो जाता है साइज, ठीक है। 11th का ये टॉपिक, सो प्लीज लेट मैम प्रोसीड। हाँ जी, तो अभी बताओ, इज इट ओके फॉर ऑल? आर यू ऑल अंडरस्टूड why atomic and ionic radii happened not considerably increasing? Everyone just let me know. ठीक है, got it, that's good enough, ठीक है। आगे बढ़ते, जतिन प्रॉब्लम है बेटा, रिफ्रेश और रीलॉग इन कर लीजिए। पुअर शील्डिंग क्यों होता है डी एंड एफ का नॉट गॉट? क्योंकि डी एंड एफ जो ऑर्बिटल्स हैं वो डिफ्यूज साइज है, उनका बड़ा साइज है, उसके इलेक्ट्रॉन स्केटर्ड फॉर्म में, ज्यादा डिस्पर्स फॉर्म में, डिफ्यूज फॉर्म में होते हैं, तो जो न्यूक्लियर चार्ज है वो इन बिटवीन जा सकता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आता है इसके बाद, साइज की हमने बात कर ली। सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट आप देख सकते हो, एक और चीज भी है यहाँ, बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज है। अगर मैं आयोनिक रेडियाई की बात करती हूँ, आयोनिक रेडियाई की बात करती हूँ, तो नाइट्रोजन हुआ, फास्फोरस हुआ, आर्सेनिक हुआ, ये बनाते हैं एनायन। व्हाट टाइप ऑफ एनायन दे आर फॉर्मिंग? E3 नेगेटिव। जबकि मैं अगर बात करूं एंटीमनी और बिस्मथ की, तो एंटीमनी ये भी बनाता है और बिस्मथ तो स्पेशली मेटल का ही काम करेगा, तो उसका बनेगा केटायन। अब मुझे ये बताओ कि केटायन का साइज बड़ा होना चाहिए नॉर्मल एटम से, तो अगर मैं बोलूं कि आयनिक साइज नॉर्मल मेटल से अगर आप कंपेयर कर रहे हो या नॉर्मल एलिमेंट से आप कंपेयर कर रहे हो, तो आर्सेनाइड में ये, ठीक है, इसमें कंपेयर कर रहे हैं, तो सपोज आर्सेनिक को आर्सेनाइड से कंपेयर करेंगे तो डेफिनेटली इसका साइज इंक्रीज होगा, एनायन का साइज बड़ा होगा बिकॉज इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होगा वहां पे, लेकिन कैटायन का साइज कंपैरेटिवली छोटा होगा अपने पेरेंट एटम से, ठीक है। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान रखना है कि हमारे जो निक्टोजेंस हैं, निक्टोजेंस हैव द टेंडेंसी, जो बिगिनिंग वाले हैं, दे हैव द टेंडेंसी टू फॉर्म नेगेटिवली चार्ज आयन, E3 नेगेटिव टाइप, और जो हमारे लोअर मेंबर्स हैं, दे हैव द नेचर टू फॉर्म पॉजिटिवली चार्ज आयन, केटायन बनाने का टेंडेंसी है, 3+ चार्ज वाला बनाने की टेंडेंसी है इनकी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आता है इसी के बाद में आयोनाइजेशन एंथैल्पी। होप ये भी आप लोगों को क्लियर होगा। आपको पता है आयोनाइजेशन एंथैल्पी होता है अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव, या फिर एंथैल्पी चेंज रिक्वायर्ड टू रिमूव an electron from the valence shell of an atom in its isolated gaseous state.
atom is there in its isolated gaseous state, and what you are doing, you are just removing an electron from the valence shell. ये प्रोसेस है आयनाइजेशन एंथैल्पी, ये हो गया. अब अगर मैं बात करती हूं प्रीवियस ग्रुप के कंपैरिजन में, जनरली हमने क्या ट्रेंड देखा है कि आप लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हो तो साइज डिक्रीज होता है. तो ग्रुप 14 के एलिमेंट से अगर आप ग्रुप 15 के एलिमेंट की बात करोगे तो डेफिनेटली साइज जो है वो रिड्यूस हो रहा है ग्रुप 15 के एलिमेंट्स का. तो इस कंडीशन में आयनाइजेशन एंथैल्पी वुड बी मोर, ऐसे भी पता चल रहा है हमको. लेकिन अगर मैं कंपेयर करूं ग्रुप 16 के एलिमेंट से, तो अब इधर ग्रुप 16 वालों की ज्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन ग्रुप 15 वालों की ज्यादा है. द रीजन बिहाइंड दैट इज व्हाट, क्या हो सकता है रीजन? हाफ फिल्ड. कॉन्फ़िगरेशन इन पी सबशेल. पी सबशेल में कॉन्फ़िगरेशन जो है वो हाफ फिल्ड है. हाउ? जैसे सिंपल नाइट्रोजन की बात कर लेते हैं, 3p3 एंड दिस इज 3p3 सॉरी 2p3 in case of nitrogen. Half filled configuration, more symmetric, more exchange energy. तो उस कंडीशन में क्या होगा? रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डिफिकल्ट, आयनाइजेशन एंथैल्पी शुड बी मोर. सो ऑक्सीजन या फिर चाल्कोजन ग्रुप के कंपैरिजन में जो हमारे निक्टोजन मेंबर्स हैं, दे हैव हायर आयोनाइजेशन एंथैल्पी. एक तो ये हो गया. दूसरा क्वेश्चन आता है, अब इस पे जैसे मान लीजिए आपसे कोई क्वेश्चन रीजनिंग के लिए हो जाए कि व्हाट कैन बी द रीजन, तो रीजन कैन बी सिमेट्री हो सकता है, मतलब हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन इज द मेन रीजन फॉर दैट. ठीक है. हैंड रेज बाय समिका. समिका, आई एम जस्ट गिव मी अ सेकेंड. हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन के बाद में एक तो ये रीजन हो गया. दूसरा, अगर मैं बात करूं फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालना है तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी फर्स्ट जो होगी वो कम होगी एज कंपेयर टू सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालना, क्योंकि कैटायन से एक और इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो हायर एनर्जी ही चाहिए. थर्ड जो होगी वो सबसे ज्यादा. बताओ समिका, एक सेकेंड में अनब्लॉक कर रही हूं जी. लेट मी नो. प्रीवियस पेज. मैम समझ नहीं आया, क्या होगा नाइट्रोजन में? दोबारा बता देती हूँ. ये देख लो सबसे पहले तो. प्रीवियस पेज ये है. आयोनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब क्या होता है? आयोनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब होता है आपको अमाउंट ऑफ एनर्जी तो देना पड़ रहा है लास्ट इलेक्ट्रॉन को, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए फ्रॉम द आइसोलेटेड गैसियस स्टेट. ठीक है. अब अगर मैं कंपेयर कर रही हूं, डन, ओके. चलो, नाइट्रोजन है मेरे पास, यहां पे मेरे साथ है कार्बन एंड इधर है ऑक्सीजन. इन तीनों में कंपेयर करना है. मैम डिडंट गॉट द पुअर शील्डिंग एंड कंसिडरेबल नॉट इंक्रीज, प्लीज टेल दैट. मैम second ionization enthalpy of chalcogen is greater than second ionization enthalpy of nitrogen. Right? Is it? It is so. It is so, मुदित. ठीक है. पहले मैं ये वाला पार्ट को रिपीट कर दूं. I1. हाँ मैं बता रही हूं. वेट इसी पे आती हूं मैं. डेफिनेटली आई एम रिपीटिंग. मैं कार्बन की बात कर रही हूं. कार्बन में कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 2p2 p सबशेल, 2 electrons are present. नाइट्रोजन में 2p3, ऑक्सीजन में 2p4. Isn't it? ऐसे ही होगा. ठीक है. अब जरा कॉन्फ़िगरेशन देख के बताओ, which is more symmetrical? Which one is more symmetrical? नाइट्रोजन डेफिनेटली. ठीक है. मोर स्टेबल. अब अगर ऐसा है, नाइट्रोजन ज्यादा स्टेबल है, तो डेफिनेटली इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना ज्यादा मुश्किल होगा. इट विल हैव मोर आयोनाइजेशन एंथैल्पी. इज दिस क्लियर? जबकि मैं कार्बन की या फिर ऑक्सीजन की बात करूं तो इससे इलेक्ट्रॉन निकालना कंपैरेटिवली इजियर है. हाँ, एक था वेरी गुड. हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड दोनों में ऐसे ही होता है, आप सबको पता है वैसे तो. ठीक है. एक जनरल सा ट्रेंड है ये. अब बात करते हैं सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी की. एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया मैम इन ऑक्सीजन ग्रुप IE2. हाँ प्रिया, बिल्कुल सही. द रीजन इज, एक बार अगर एक इलेक्ट्रॉन फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, अब नाउ यू नीड टू रिमूव द सेकेंड इलेक्ट्रॉन. आपको दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना है. तब क्या होगा? तब क्या कंपैरिजन होगा तीनों का? सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालना किसमें? नाइट्रोजन में डिफिकल्ट होगा या ऑक्सीजन में? ऑक्सीजन में.
ऑक्सीजन में डिफिकल्ट होगा, राइट? अगेन माय पेन इज नॉट वर्किंग. बेटा गिव मी 2 minutes. Let me just connect with some technical person. It's not working. Give me 2 minutes. Give me 2 minutes. I'll just get in touch with them. Previous page. रुको, previous page तो मैं यहां से कर दूंगी, माउस से कर देती हूँ. Yes, this is working now. Achievement of the day. हाँ जी, हाँ जी. चलिए आगे बढ़ते हैं. ये हो गया ये वाला पेज ना? चलो ग्रेट. नेक्स्ट अब क्या करना है इसमें? यहां तक का हमें समझ आ गया सबको? यहां तक क्लियर है सबको? फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब हुआ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूवल, सेकेंड इलेक्ट्रॉन रिमूवल, थर्ड इलेक्ट्रॉन रिमूवल. ठीक है, राइट? नहीं नहीं, क्लास होगी भाई, क्यों नहीं होगी? आई तो ट्राई माई बेस्ट, होना चाहिए भाई. चलिए एनीवेज, अब हमने ये बात कर ली. नाउ क्वेश्चन कम्स कि हाँ जी, चैट ब्लॉक कर देती हूँ मैं, बिल्कुल वंशिका, थैंक यू. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई की हमने बात कर ली. इसी में ही कंटिन्यूएशन में आता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. ये सबको पता होगा, मुझे नहीं लगता कि मुझे इसमें कुछ बताने की जरूरत है. डाउन द ग्रुप जाओगे तो डेफिनेटली आप देख ही रहे हो कि मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रहा है. पहले नॉन मेटल्स है और नीचे आते आते मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता जा रहा है. मेटलॉइड आ गया और लास्ट में जाके मेटल आ गया. और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है बेसिकली यहाँ पे डिक्रीज होगा. आप सबको पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है एबिलिटी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. ठीक है, और मेटल्स जो है वो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं नॉन मेटल्स. ठीक है, जनरल ट्रेंड. और अगर मैं नाइट्रोजन की बात करती हूँ तो नाइट्रोजन को जो हमारे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं 3, इन तीनों में नाइट्रोजन थर्ड पोजीशन पे आता है. हालांकि फ्लोरीन ऑक्सीजन के बाद में नाइट्रोजन आता है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव. ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब हुआ कि नाइट्रोजन हैज मोर टेंडेंसी. स्मॉल साइज है इसका, स्मॉल साइज होगा इसलिए अट्रैक्ट करेगा. वो अलग बात है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है, इलेक्ट्रॉन लेने की जो टेंडेंसी है, या फिर अगर मैं बोलूं कि इलेक्ट्रॉन को अपने पास रखने की टेंडेंसी, वहां पे इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ज्यादा हो जाएगा नाइट्रोजन में, तो वो अपने पास रख नहीं पाएगा, लेकिन अट्रैक्ट सबसे ज्यादा करेगा पूरे ग्रुप में. फॉस्फोरस जो है वो ये काम कर पाएगा. ठीक है, उसको हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलते हैं. इलेक्ट्रॉन को ऐड करने में जो एनर्जी रिलीज होती है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, फॉस्फोरस की वो ज्यादा नेगेटिव होती है एज कंपेयर टू नाइट्रोजन. ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ नाइट्रोजन, फॉस्फोरस का साइज थोड़ा बड़ा होता है, तो अट्रैक्ट कम कर रहा है लेकिन ले ज्यादा पा रहा है इलेक्ट्रॉन को. ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाता है इसी के बाद में फिजिकल प्रॉपर्टीज, थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं इन्हीं का. फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दीज एलिमेंट्स, इनकी अगर मैं बात करती हूं तो बॉइलिंग पॉइंट जो है जनरली इंक्रीज होता है
जनरली आप जब डाउन द ग्रुप जाएंगे, डाउन द ग्रुप जब जाते हैं, फिर से स्टक हुआ पेन। Yes, it's working again.
चलिए, यस यस, इट्स फाइन। फिजिकल प्रॉपर्टीज, ऑडियो का इशू है क्या? महक, महक इज सेइंग ऑडियो इशू। हाँ, रिफ्रेश करो, बाकी सब लोगों का ठीक है? लेट मी नो अदर्स। गुड, ठीक है ठीक है, जल्दी लिख लो। हाँ जी बेटा। प्रिया ने क्या बोला? पुअर शील्डिंग एंड कंसिडरेबल इंक्रीज क्यों नहीं हुआ? पुअर शील्डिंग का मतलब होता है कि वो न्यूक्लियर चार्ज को शील्ड नहीं कर पा रहा है, वो हुआ पुअर शील्डिंग। ठीक है, तो न्यूक्लियर चार्ज एस्केप हो जाएगा और बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को अप्रोच कर पाएगा। अप्रोच कर पाएगा तो उसको अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, तो साइज जो है वो ज्यादा इंक्रीज नहीं होगा, स्लाइटली रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, चलो फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात कर रहे थे हम लोग। फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले तो हम बात करते हैं इनकी बॉइलिंग पॉइंट की। आपको पता है मेंबर्स ये हैं, अगेन स्टक्ड। फिर से स्टक हुआ बेटा, अभी मैं फिर से बात करती हूँ, 1 मिनट, टेक्निकल टीम में 1 सेकेंड बात करना पड़ेगा, ये पता नहीं बार बार ठीक हो, देखिए फिर से ठीक हो गया। इनकी बात कर रहे हैं हम लोग। सो इनिशियल मेंबर्स जो है वो गैशियस स्टेट में या फिर नॉन मेटल्स है, बेसिकली नाइट्रोजन और फास्फोरस की बात कर रहे हैं, और यहां तक आते आते बिस्मथ है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मुझे बता दीजिए क्या होना चाहिए? मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, बताइए क्या हो सकता है? प्लीज रिपीट द ट्रेंड ऑफ द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। यस, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बेटा मैं ये बोल रही थी, सबने बोला इंक्रीज होगा डाउन द ग्रुप मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मैम आर्सेनिक हैव हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, एकता ने बोला डाउन द ग्रुप। अच्छा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को गेन करने का टेंडेंसी, उसको गेन करने के बाद एनर्जी रिलीज करने का टेंडेंसी। चेंज इन एंथैल्पी अकर्स ड्यूरिंग द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जब मैं जब मैं नाइट्रोजन की और फास्फोरस की बात करती हूँ, आप लोग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एक बार ध्यान से सुन लो, फिर हम फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। तो नाइट्रोजन के केस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। व्हाट डज इट मीन? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने का मतलब है इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने का टेंडेंसी, तो ये अट्रैक्ट तो ज्यादा कर लेगा इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लेगा अपनी तरफ, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को। लेकिन गेन करने का मतलब है टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म एनायन, एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म एनायन, ऐसा बोल सकते हैं आप। ठीक है, तो वो नाइट्रोजन क्योंकि इसका साइज स्मॉल है, इट हैज द स्मॉल साइज है, तो क्या होगा, जो आने वाला इलेक्ट्रॉन है दैट विल फील मोर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। जबकि अगर मैं फास्फोरस की बात करूं तो इट हैज लार्जर साइज, लेस इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेशक से फास्फोरस की कम है, लेकिन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है, इलेक्ट्रॉन गेन करके जो रिलीज होने वाली एनर्जी है वो ज्यादा होगी इन केस ऑफ फास्फोरस रादर नाइट्रोजन। ठीक है, सो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज मोर नेगेटिव in case of phosphorus as compared to nitrogen. I hope it is clear to you all. Let me know. सेम केस होता है फ्लोरीन और क्लोरीन का भी। हाँ जी, हाँ जी, रेस्ट सेम ऑर्डर फॉलो करेंगे। राइट मैम, व्हाट अबाउट आर्सेनिक? एकता मैं आ रही हूँ आपके क्वेश्चन पे। 2d ऑर्बिटल डज नॉट, हाँ 2d ऑर्बिटल ही अवेलेबल नहीं होते इलेक्ट्रॉन गेन करने की अगर हम बात करें तो। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद में नाइट्रोजन फास्फोरस के बाद में अब आता है आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। अब यहाँ पे आ जाएगा इनर्ट पेयर इफेक्ट, नहीं ये तो हम फिर बात करेंगे, मेटालिक कैरेक्टर हो जाएगा इनर्ट पेयर इफेक्ट के केस में। आर्सेनिक के केस में क्या होगा, आर्सेनिक के केस में ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और भी बड़ा साइज है, और इट ऑल्सो हैज द टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, ये भी एनायन बनाने का टेंडेंसी रखता है। ठीक है, लेकिन उसके बाद वाले जो है वो मेटालॉइड का नेचर शो करे, आर्सेनिक भी हालांकि मेटालॉइड का नेचर ही शो कर रहा होता है, बिस्मथ तो मेटालिक नेचर में ही चला जाता है पूरी तरह। ठीक है, बट आर्सेनिक ऑल्सो हैज द नेचर टू फॉर्म एनायन। जनरली हम लोग थर्ड मेंबर तक आते आते एनायन नहीं बन रहे होते हैं, बट यहाँ पे बन रहा है। ठीक है,
चलिए अब आते हैं वापस हमारी प्रॉपर्टीज जो हम डिस्कस कर रहे थे, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट में मैं यहीं पे लिख लेती हूँ, इसको हम अलग बॉक्स में कर देते हैं जी। So down the group, electron gain enthalpy increases. No, it's not increases. It's only increases up to phosphorus, then not increases. Nitrogen will have more boiling point than arsenic and antimony due to hydrogen bonding. हाइड्राइड के केस में बेटा सुयश, अगर आप हाइड्राइड की बात करोगे तब, लेकिन ये तो हम नॉर्मल नाइट्रोजन, एलिमेंटल नाइट्रोजन की बात करें, N2 की बात करें या P4 की बात करेंगे या AS4 की बात करेंगे, है ना, थोड़ा सा डिफरेंस है यहाँ पे। तो हम कंपाउंड पे नहीं जा रहे, हम सिर्फ अभी एलिमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं इसी के कॉन्टिन्यूएशन में। नेक्स्ट आता है हम, हाँ मैं लिख देती हूँ यहाँ पे ट्रेंड क्या होगा। ट्रेंड आई नीड टू जस्ट लेट यू नो, नाइट्रोजन टू फॉस्फोरस अगर हम लोग बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट की, क्योंकि जैसे बात कर रहे हैं तो इट इंक्रीजेस। वैसे भी पता चल रहा है नाइट्रोजन गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करता है और फॉस्फोरस जो है वो सॉलिड फॉर्म में होता है ना। तो पहले एकता आप, मैं एक मिनट, एकता एक सेकेंड, आपका मैं आपका हैंड रेज है, मैं अभी देखती हूँ एक सेकेंड। अच्छा प्रिया का भी क्वेश्चन है, एक सेकेंड में आती हूँ आपके क्वेश्चन पे, ठीक है। नाउ नाइट्रोजन टू फॉस्फोरस हम लोग जा रहे हैं तो ये इंक्रीज होगा, लेकिन बट एंटीमनी हैज मोर बॉइलिंग पॉइंट देन बिस्मथ। ये रेगुलर ट्रेंड है जो ऑब्जर्व होता है। सिमिलरली अगर मैं मेल्टिंग पॉइंट, ये बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड हुआ, अगर मैं मेल्टिंग पॉइंट की ट्रेंड की बात करती हूँ, मेल्टिंग पॉइंट, अच्छा मैं अभी पूछती हूँ आप लोगों से ही, मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं, इट इज इंक्रीजिंग अप टू आर्सेनिक बट डिक्रीजेस, आर्सेनिक के बाद एंटीमनी और फिर बिस्मथ पे आते हैं, तो डिक्रीजेस अप टू बिस्मथ। कुछ ट्रेंड्स ऐसे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आप लोगों को पता होने चाहिए, ठीक है। तो मेल्टिंग पॉइंट का ट्रेंड ये है कि जब आप नाइट्रोजन से फॉस्फोरस, फॉस्फोरस से आर्सेनिक तक आ रहे हो तो इंक्रीज हो रहा है मेल्टिंग पॉइंट, लेकिन इसके बाद में डिक्रीजेस अप टू बिस्मथ मेल्टिंग पॉइंट। तो इसका क्या रीजन हो सकता है, यानी कि आर्सेनिक का इस तरह अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा हो गया, आर्सेनिक के बाद में टर्न आता है एंटीमनी एंड बिस्मथ का, तो वो डिक्रीज होने लग जाता है। तो पहले तो आप लोग मुझे ये बता दो कि बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट में क्या डिफरेंस है, क्या इंपॉर्टेंट चीज है जो डिफरेंस कंसिडर करना चाहिए दोनों में। बॉइलिंग पॉइंट पता है हमारे पास ऑलरेडी लिक्विड स्टेट में है, अभिनव सेड इनर्ट पेयर इफेक्ट एंड पुअर शील्डिंग, राइट। अनन्या ने बोला वेपराइजेशन। बॉइलिंग का मतलब है लिक्विड स्टेट में है और हम उसको गैसियस स्टेट में ले जा रहे हैं, और मेल्टिंग का मतलब है क्रिस्टल लैटिस बना हुआ है, सॉलिड फॉर्म में है और हम वो लैटिस को ब्रेक कर रहे हैं। आई एम सॉरी, अंशिका पूछो बेटे, ठीक है। Honestly, I didn't got, even my page is also not refreshing, that's why I didn't got melting and boiling point. Ma'am, can you please repeat? अच्छा अंशिका ठीक है। आस्था said, ma'am please write with sign the increasing or decreasing orders. ठीक है। एकता again, electron gain enthalpy. Ma'am, boiling point of arsenic is more than phosphorus or near. Equal तो नहीं बोलेंगे हम लोग, थोड़ा सा ज्यादा, कंपैरेटिवली मोर, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आर्सेनिक मैं दोबारा लिखती हूँ, मैं लिख देती हूँ, ट्रेंड आप लोगों को कंफ्यूजन हो रहा है, आपने बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आर्सेनिक नहीं बताया। अच्छा, ये इंक्रीज हो रहा होता है, एक मिनट का टाइम दो, आई एम नॉट एबल टू राइट द फुल क्वेश्चन। मैम प्लीज रिपीट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, प्रीवियस पेज देखो, मैं दोबारा बता रही हूँ, पहले देख लो ये, ठीक है। हाँ जी, मैंने यही बोला कि मेल्टिंग पॉइंट हाईएस्ट हुआ ना, आप देखो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक बढ़ता है और फिर डिक्रीज होना शुरू हो जाता है, ठीक है। आप लेट हो गए हो, अच्छा हम लोग बेटा ग्रुप 15 पढ़ रहे हैं निधि, ग्रुप 15 वी आर स्टडिंग। बहुत सारे क्वेश्चंस आ गए, मेरे को आंसर एक बार देखना पड़ेगा।
wait. चलिए, पेन बार बार रुक जा रहा है और फिर चल पड़ रहा है। रिपीट कर रही हूँ बेटा, रिपीट कर रही हूँ, गिव मी सम टाइम। once again my pen got stuck. Wait.
वेट वेट, मैं चैट ओपन कर रही हूँ, सॉरी, फिर से पेन का इशू। अभी फाइन, हाँ अभी फाइन। देखते हैं कब तक फाइन है, बार बार हो जा रहा है। और फिर मैम प्लीज टेल ट्रेंड यूजिंग ग्रेटर देन। वेट, अब मैं दोबारा से लिखती हूँ, बिल्कुल कंफ्यूजन मत कीजिए किसी भी तरह का। बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर है नाइट्रोजन, आप जा रहे हो डाउन द ग्रुप, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक। बोर्ड इज व्हाइट, नो इट्स ब्लैक बेटा। प्रीवियस पेज रिपीट, प्रीवियस पेज पे आ जाती हूँ मैं, एक मिनट रुको। प्रीवियस पेज में क्या था? इसमें तो मैंने कुछ बताया नहीं, मैंने सिंपल इतना बताया कि यहाँ पे मैंने आपको एक तो ये बताया इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, अंशिका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में बताया था। एंड फॉर द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट आई जस्ट टर्न द पेज, मैं यहाँ पे आ गई हूँ, फिर से स्टक्ड रियली। देखिए डाउन द ग्रुप इट इंक्रीजेस, एंटीमनी तक बढ़ेगा, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, ठीक है। इसके बाद में बिस्मत का कम हो जाएगा, इतना कर लीजिए। मैं रुक जाइए, मैं टाइप कर देती हूँ ये, डोंट वरी। आर्सेनिक के बाद में एंटीमनी, एंड यहां तक तो इंक्रीज हो रहा है, यहां तक इंक्रीज हो रहा है। अब इसके बाद में बिस्मत आएगा यहाँ पे, ये रहेगा, ये ऑर्डर होगा। नेक्स्ट टाइम व्हेन यू हैव ऑफर्ड, यस बेटा, वो मेरा पेन ही चलना बंद हो गया था और माउस से भी कुछ नहीं हो पा रहा था। अगेन इट हैपेंड। वेट अ सेकेंड बेटा, अभी चैट अनब्लॉक ही है, मैं कोई ब्लॉक नहीं कर रही हूँ। I'm just refreshing my system, restarting my system. Give me 2 minutes, beta. Give me 2 minutes. I'm just going to restart it. ठीक है? ठीक है? Okay.
स्टिल नॉट वर्किंग। अब ट्राइड अ लॉट, रिफ्रेश करने के बाद भी आपने लिखा नाइट्रोजन टू बिस्मथ, नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक, इसके बाद में स्टिल नॉट वर्किंग, यूज कीबोर्ड ओनली। नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी, यहां तक तो आपका जो नॉर्मल इंक्रीज हो रहा है, और जब बिस्मथ पे आ जा रहे हो आप तो फिर से कम हो जा रहा है। रियली सॉरी, नहीं हो रहा है ये।
रियली सॉरी, आप लोग को बहुत सारा टाइम चला गया इसी में। चलिए अब फाइनली मैं मेल्टिंग पॉइंट की नहीं, एक्चुअली हाँ, नाउ इट्स वर्किंग, आई डोंट नो हाउ इट्स कैलिब्रेट एवरीथिंग दे डिड, बट पता नहीं क्या हुआ है। ठीक है, एनीवेज हम लोग बात कर रहे थे कि जो आपका मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक यहां तक बढ़ेगा, उसके बाद में डिक्रीज होगा एंटीमनी एंड फिर बिस्मथ, कुछ इस तरह। ठीक है, हैप्पी बर्थडे महीन, गॉट टू नो। ठीक है, चलिए अब सिमिलरली अगर मैं बॉइलिंग पॉइंट की बात करती हूँ, सिमिलरली बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे ये इंक्रीज हो रहा है आर्सेनिक तक, बट एंटीमनी में भी इंक्रीज होगा, लेकिन एंटीमनी हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट देन बिस्मथ, कुछ ऐसा, ये ऐसा रहेगा। ठीक है, जो आप बहुत देर से बोल रहे थे आप लोग। ठीक है जी, राइट अनन्या, बस इतना सा लिखने में ही इतना टाइम लग गया। चलो एक इंपॉर्टेंट चीज करते हैं इसके बाद, प्लीज राइट ट्रेंड ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में नाइट्रोजन से ज्यादा फास्फोरस की होगी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, बाकी फिर नॉर्मल ट्रेंड फॉलो करेगा। नॉर्मल ट्रेंड यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक। ठीक है, हियर ऑनवर्ड्स नॉर्मल ट्रेंड। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है, लेकिन फास्फोरस का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मोर नेगेटिव होगा। फास्फोरस हैज मोर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, अच्छा गाइज एक चीज है, रियली सॉरी आपका बहुत सारा टाइम इसमें गया, लेकिन नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को कुछ चीजें पढ़ के आनी है, जो मैंने पहले भी बताया था कि मैं आपको बताऊंगी क्या क्या। नाइट्रोजन की प्रिपरेशन जनरली अमोनियम डाइक्रोमेट से हम लोग प्रिपेयर करते हैं, उसको हीट करके। ठीक है, एक चीज। दूसरा, बहुत सारे नाइट्रोजन के जो भी प्रिपरेशंस हैं, आप लोग प्रिपरेशंस प्रॉपर्टीज प्रीवियस पेज पे, हाँ बेटा, नाइट्रोजन की प्रिपरेशंस प्रॉपर्टी कैन वी हैव एन एक्स्ट्रा क्लास टुमारो। मैं I'll ask कि आज वाला क्लास अगर कल एडजस्ट हो सकता है बेटा, I'll try to take tomorrow क्लास। ठीक है, अच्छा आपका एग्जाम भी है कल? ओके, एग्जाम है, कुछ लोग बोल रहे हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं नहीं है। इधर लिखा है मैंने आर्सेनिक के आगे, ये लिखा है बेटा। ठीक है, तो आप लोग नाइट्रोजन की प्रिपरेशन प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, अमोनिया की प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। ठीक है, और अमोनिया का कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन वाला रिएक्शन है वो मैं कराऊंगी। ठीक है, तो आपका टास्क नोट कर लीजिए। नेक्स्ट पेज, हाँ जी, हाँ जी, नेक्स्ट पेज। आर्सेनिक तक नहीं, आगे का भी लिख लो। ठीक है, परसों, बट इट इज टुमारो। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर करेक्टिंग मी। अच्छा, आप प्लीज एग्जाम दीजिएगा, आई जस्ट ट्राई कि आपका बीच में कोई एक्स्ट्रा क्लास करके, क्योंकि आज वाला जो क्लास है ना पूरा एकदम ही खत्म हो गया। हाँ जी, जी जी, राइट। सैटरडे को, ठीक है, सैटरडे को रखते हैं बेटा एक्स्ट्रा क्लास। सैटरडे को एक्स्ट्रा क्लास, बताओ टाइम बता दो, मैं अभी बात कर लेती हूँ। व्हाट टाइम? 4 टू 5:20 या फिर 5:30 टू 6:50, दोनों में से कोई एक टाइम रख लेंगे। ठीक है, आपको नहीं पता था एग्जाम है? ठीक है, ठीक है, आई ट्राई फॉर द फोर्थ वन। 5 वुड बी बेटर, आई ट्राई, देखते कौन सा टाइम मिलता है, स्लॉट कौन सा अवेलेबल होता है। ठीक है, चलिए, ओके। अच्छा, अनअवेयर थे आप लोग, यहीं से कंटिन्यू करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज से। ठीक है, चलिए, ओके। 4 विल बी बेटर, ठीक है, आई ट्राई फॉर द 4। बाय बाय एवरीवन, थैंक्स अ लॉट एंड